अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स को और उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं। काइंडली आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है और ये लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और बिलखसूस वो लोग जो बायोलॉजी नहीं जानते उनके लिए भी ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको समझ आएगी कि इस जमीन पर जो जिंदगी है वो कैसे चल रही है। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वो खुराक कैसे हासिल करते थे। अब जैसे जैसे वो जो इंडिविजुअल जो शुरू वाली खुराक थी खत्म हुई, तो हमारे लिए वो कौन सा प्रोसेस है जो कि इस जमीन पर मौजूद हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए खुराक तैयार कर रहा है। और ये बायोएनर्जेटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइफ की मेंटेनेंस ऑन अर्थ के लिए इंतहाई जरूरी है। बात करें सिलेबाई की, तो ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 का हिस्सा है। जबकि अगर आपका ताल्लुक फेडरल बोर्ड से है या केपीके बोर्ड से है तो इसका ताल्लुक चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 से है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। और जो हमारे पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स। वैसे अगर हम इसको सबसे पहले डिफाइन करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स। याद रखना बायो वर्ड हम जहां पर भी यूज कर रहे हैं तो साइंटिफिकली बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम। लिविंग से रिलेटेड ये टर्म है, लाइफ से रिलेटेड ये टर्म है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है कोई भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ चेंजेस हो रही है, एनर्जी चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो जो एनर्जी चेंजेस हो रही हैं, सो लिटरल डेफिनेशन तो उसकी यही बन रही है कि दीज आर द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी, हम उसकी तरफ आते हैं। कहते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। हम क्वांटिटेटिव वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम क्वांटिटी को मेजर करेंगे कि हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट are absorbed by photosynthetic organisms and how many photon of light are utilized in light reaction and how many photon of lights are used to produce ATP and how many ATP are used to produce one glucose and how many ATP are produced by breakdown of one glucose। समझ आ गई? तो that's why we are using that term quantitative। So here we will study about quantitative study of energy relationship। What is meant by energy relationship? You know that according to law of thermodynamics, energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed, can be changed from one form to another form। हम एनर्जी को बदल सकते हैं, एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलेशनशिप बनते हैं कि सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी से क्या ताल्लुक बन रहा है, केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कैसे कंजर्व हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये सारी जो एनर्जी रिलेशनशिप हैं और एनर्जी कन्वर्जन है, बट दीज कन्वर्जन मस्ट बी स्टडीड इन biological system, mean bioenergetics। So it is actually a branch of biology that deal with quantitative study of energy relationship, energy transformation, energy changes, energy conversion within a living system, within the living organism। Biological energy transformation, just like other energy transformation, must obey law of thermodynamics। First law of thermodynamics or second law of thermodynamics। And secondly, what is the need? What is need of this bioenergetics? Why we are studying this bioenergetics? So you must be aware of that ultimate source of energy is actually solar energy, the sun। ये क्वेश्चन पेपर में
पूछा जाता है एमसीक्यूज की सूरत में कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लेनेट, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या होगा? वो सन होगा, सोलर एनर्जी होगी। बट वेयर इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां पर है? नो ऑर्गेनिज्म कैन मेक डायरेक्ट यूज ऑफ द सोलर एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। देन व्हाई? What will be the mechanism to use this solar energy? Because our planet is run by this solar energy, and what will be the what is the way to use this solar energy? So nature has evolved some photosynthetic pigments. These photosynthetic pigments, mostly in eukaryotic cell, are organized into photosystem, and these photosystem are present on grana, and these grana are present in chloroplast. So these photosynthetic pigment, they absorb light energy and utilize water. क्या करेंगे? सोलर एनर्जी सन से लेंगे, पानी कहां से लेंगे? दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम देयर एनवायरमेंट, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, and convert solar energy into chemical energy into in form of ATP and NADPH. This energy is available, this energy is can be used by living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, एटीपी और एनएडीपीएच। सो ये काम किसने किया? ये काम किया फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ने, जिन्होंने सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लाइट रिएक्शन हुए, बनाया एटीपी और एनएडीपीएच। अब प्रॉब्लम इज देयर, a problem is there that ATP can't store energy for a long duration. So if plants are present in dark, then what will be the source of ATP? So they must conserve this ATP into a molecule that can be used as a fuel, as a source of energy later in dark. So this ATP and NADPH must be conserved. Their energy of ATP and NADPH must be converted into the potential energy CH bond of this sugar. So this sugar must be synthesized. अब ये शुगर सिंथेसाइज आना जरूरी हो गया। शुगर सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट, इधर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, और दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड बाय कैल्विन साइकिल, also referred as dark reaction, और ये जो ATP और NADPH की एनर्जी थी वो शुगर में कंजर्व होगी। सो दिस इज द नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि चूंकि इस प्लैनेट को ड्राइव करना है सोलर एनर्जी ने, और सोलर एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। सो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वाइड ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मौजूद है फोटो सिस्टम, वो इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। चूंकि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर आया था, दैट वाज प्रोबेबली अ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। चूंकि न्यूट्रिएंट फर्स्ट एनवायरनमेंट में लिमिटेड थे, और इफ लाइफ हैज टू कंटिन्यू, जिंदगी ने चलना था, तो देयर मस्ट बी अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी is obtained by the process of photosynthesis. This photosynthesis freed the organism from nutrient stress. So photosynthesis जैसे ही evolve होगी, तो फिर ऑटोट्रॉफिक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया, और खुराक की कमी का सामना नहीं करना पड़ा, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड अबंडेंटली एटमॉस्फेयर में मौजूद थी बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, और वाटर चूंकि जिंदगी का आगाज ही पानी से हुआ तो अबंडेंट मौजूद था, तो इनको यूज करते हुए एटीपी और एनएडीपीएच बनाया, और साथ उस एनर्जी को स्टोर कर लिया शुगर। एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, आप यहां पर देख सकते हैं कि शुरू में जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोबेबली H2S को यूज कर रहे होते थे एज अ हाइड्रोजन या प्रोटॉन डोनर, लिहाजा वो ऑक्सीजन के बजाय क्या रिलीज करते थे? सल्फर। एनवायरनमेंट क्या था वहां पर? वो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। लेकिन फौरन देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम दिस सल्फोजेनिक फोटोसिंथेसिस टू ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म ने ये सोचा कि हम H2S के बजाय हम H2O को क्यों ना यूज करें। तो जैसे ही उन्होंने H2O को यूज किया तो उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दी। जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज आना शुरू होगी तो दिस ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ
दिस एरोबिक रेस्पिरेशन दैट यूजेस O2, और यही ऑक्सीजन बाद में O3 बनकर ओजोन की एवोल्यूशन भी हुई। सो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ, फोटोसिंथेसिस में फिर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुई, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन फिजा में जमा होना शुरू होगी, यही ऑक्सीजन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाए तो लाइफ ऑन अर्थ वुड बी सीज्ड, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस आगे मजीद दो चीजों की एवोल्यूशन की रीजन बनी। नंबर 1 एरोबिक रेस्पिरेशन, नंबर 2 ओजोन। ये चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ जैसे यहां पर प्लांट लिखा है, वहां पर ऑर्गेनेलिस क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व हुआ है, उसने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके CH बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ग्लूकोज में क्या कर लिया, उसमें स्टोर कर लिया। सो फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूसिंग, एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस। ये एनर्जी को कंजर्व कर रहा है, ये सोलर एनर्जी को कंजर्व कर रहा है इनटू द CH बॉन्ड पोटेंशियल एनर्जी इन फूड मॉलिक्यूल। फिर क्या होता है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है। वहां पर इस ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन करवाई जाएगी और इसमें से मैक्सिमम ऑफ यूजेबल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP 38 ATP निकाले जाएंगे, और ये ATP तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दीज प्लांट यूज करेंगे टू कैरी आउट देयर वाइटल एक्टिविटी। ये फिर जो एनिमल्स हैं ये और प्लांट्स हैं रेस्पिरेशन में खारिज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये वापस यूज हो सकता है। लिहाजा ATP जो एनर्जी को रिलीज करना किसका काम है, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, जबकि फोटोसिंथेसिस एनर्जी कंजर्विंग प्रोसेस है। सो यहां तक हमने डिटेल डिस्कस की इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बायोएनर्जेटिक्स का, उसके बाद what is the evolution of aerobic respiration and write a short note on biological energy transformation। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आ जाए इसको अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, और इल्म की शम्मा को, इल्म को आगे स्प्रेड जरूर करें। जो इंसान किसी दूसरे का भला करता है, आप किसी दूसरे स्टूडेंट का भला करेंगे, अल्लाह आपका भला करेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।